नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है या है? यह एक संवैधानिक निकाय है जो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। संविधान के तहत महिलाओं हेतु प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करते समय इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्य सचिव को केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है और इन दोनों पदों पर केवल महिलाओं की नियुक्ति ही होनी चाहिए। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 3 कि केवल 2। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में आपको याद रखना है कि यह एक सांविधिक यानी वैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में स्थापित किया गया था। इसका मिशन उपयुक्त नीति निर्माण, विधायी उपायों आदि के माध्यम से महिलाओं को उनके उचित अधिकार प्रदान करके जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी हासिल करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना है और अपनी इन शक्तियों के निर्वहन में इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 5 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। इस रूप में हम देखें तो पहला जो विकल्प है जिसमें लिखा हुआ है कि यह संवैधानिक निकाय है वह सही नहीं है। साथ ही साथ इसके संगठन के संदर्भ में तीसरा जो कथन है वह भी सही नहीं है और इस रूप में केवल दूसरा ही कथन हमारा सही होगा और हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल 2। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा आज यानी 31 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया जाने वाला है जिसका विषय है शी द चेंज मेकर और इसका उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं या हैं? पक्षी अभयारण्य और उनके राज्य, कुलिक पक्षी अभयारण्य ओडिशा, कितम पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल, अरियाकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु की रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। आपके विकल्प हैं केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4 कि केवल 2, 3 और 4। तो पक्षी अभयारण्यों के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि कुलिक पक्षी अभयारण्य जिसे रायगंज वन्य जीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, यह है भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में अवस्थित है जहां लगभग 90,000 से 1 लाख प्रवासी पक्षी हर साल इस अभयारण्य में आते हैं। इसी प्रकार से कितम पक्षी अभयारण्य सिक्किम में अवस्थित है और साथ ही साथ यह पक्षियों और तितलियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अरियाकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है जो हर वर्ष अनेक प्रवासी पक्षियों की शरण भूमि के रूप में जाना जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक के मंड्या जिले में अवस्थित एक पक्षी अभयारण्य है जो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य भी है। इस रूप में अगर हम देखें तो केवल तीसरा और चौथा जो विकल्प है वह सही सुमेलित है और इस रूप में हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 और 4। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है जिसमें पश्चिम बंगाल वन विभाग के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि बांकुरा और आसपास के क्षेत्रों के जल निकाय जिन्हें राज्य का शुष्क क्षेत्र माना जाता था वह प्रवासी पक्षियों के लिए एक नए आश्रय स्थल के रूप में उभर रहा है और सर्दियों के मौसम के दौरान यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से सुंदरवन की नदियों और कुलिक पक्षी अभयारण्य आदि में हर साल हजारों प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास योजना का एक नवीन संस्करण है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।
इसका उद्देश्य भारत में नीली क्रांति लाना है और यह पूरी तरीके से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आपको बताना है कि उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है। केवल दो, केवल एक, एक, दो और तीन की उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसे 2020 में मत्स्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य 5 साल यानी 2020 से 2025 की अवधि में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यह पूरी तरीके से केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, अपितु यह मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बनी योजना है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की जाती है और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मुख्य रूप से 3 व्यापक शीर्षों के तहत सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, बुनियादी ढांचा विकास और मात्स्यिकी प्रबंधन पर बल दिया जाता है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि यह योजना कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास योजना का नवीन संस्करण नहीं है, अपितु यह एक अलग ही योजना है जिसे 2017 में प्रारंभ किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाना। और इस रूप में अगर हम देखें तो पहला और दूसरा जो विकल्प है वह सही नहीं है और साथ ही साथ तीसरा भी विकल्प हमारा सही नहीं है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3, क्योंकि हमें असत्य कथन की पहचान करनी थी। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है पश्चिम बंगाल में दनकुनी और पंजाब में लुधियाना को जोड़ने वाला एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, तमिलनाडु में रामेश्वरम मनमुदुरई खंड के बीच एक रेलवे गलियारा जिसमें रेल पटरियों पर मानव अपशिष्ट का शून्य निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों में जैव शौचालय लगे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई को गुजरात के अहमदाबाद से जोड़ने वाला एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की तिरुवनंतपुरम और कासरगोड को जोड़ने वाला एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट हाल में काफी चर्चा में रहा है, जो 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से केरल राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर को जोड़ने वाली एक सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है, जिसके माध्यम से तिरुवनंतपुरम और कासरगोड को जोड़ा जाएगा और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। इस परियोजना के संदर्भ में सरकार का यह दावा है कि यह केरल राज्य के रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार लाएगा। हालांकि इसके विरोधियों का यह कहना है कि यह वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है और इसके अलावा इसके व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। इसी के चलते सिल्वर लाइन परियोजना का लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते ये परियोजना लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में भी इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिससे ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम 2021 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। पृथ्वी पर जल की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में निहित जल की मात्रा भूजल से अधिक है। ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक होती है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। पृथ्वी पर जल की स्थिति के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि कुल मीठे पानी में से 69% ग्लेशियरों में पाया जाता है, 30% भूमिगत पाया जाता है और 1% से भी कम झीलों, नदियों और दलदलों में पाया जाता है। इस प्रकार से नदियों और झीलों में जो जल की मात्रा है वो भूजल की मात्रा से कम है, यानी हमारा पहला जो कथन है वह गलत है। हालांकि कुल मीठे पानी में से 69% चूंकि ग्लेशियरों में और 30% भूमिगत है, इसलिए ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों में भूजल की तुलना में अधिक पानी देखा जाता है और इस रूप में केवल दूसरा ही कथन हमारा सही है और हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अब हम आज के तथ्य को देख लेते हैं, जिसमें हम
बात करेंगे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की, जो आज के द हिंदू अखबार में प्रकाशित हुआ है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन यूक्रेन को लेकर पश्चिम और रूस के बीच नए सिरे से तनाव के बाद फिर से चर्चा में है। रूसी ऊर्जा दिग्गज कंपनी गैसप्रॉम के स्वामित्व में नॉर्ड स्ट्रीम सबसे लंबी समुद्र के नीचे बिछी एक निर्यात गैस पाइपलाइन है, जो रूस से यूरोप तक गैस ले जाने वाले बाल्टिक सागर के नीचे चलती है। पाइपलाइन का महत्व इस तथ्य से आता है कि यह पारगमन देशों को छोड़ समुद्र से चलती है, जिससे ये यूरोपीय ग्राहकों के लिए अत्यधिक विश्वसनीय हो जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम में 2 पाइपलाइन शामिल हैं, जिसमें नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो 2011 में पूरी हुई थी और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो सितंबर 2021 में पूरी हुई थी। ये जुड़वा पाइपलाइन एक साथ एक साल में कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का परिवहन कर सकती हैं और यह मुख्य रूप से रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित कई देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और रूस, डेनमार्क और जर्मनी के क्षेत्रीय जल को पार करती है। जर्मनी में यह पाइपलाइन बाल्टिक सागर पाइपलाइन और उत्तर यूरोपीय पाइपलाइन से जुड़ती है और इस प्रकार से आगे चलकर यह यूरोपियन ग्रिड से जुड़ जाती है। हालांकि पाइपलाइन के लिए मुख्य रणनीतिक आपत्ति विशेष रूप से अमेरिका से जताई गई है, क्योंकि उसका यह मानना है कि इस प्रकार की पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप मुख्य रूप से रूस पर अत्यधिक निर्भर हो जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन आदि ने भी इस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि पाइपलाइन के चालू होने के बाद उसे ट्रांजिट फीस में लगभग $2 बिलियन का नुकसान होगा। किंतु आपको ये ध्यान रखना है कि जर्मनी सहित यूरोप को पाइपलाइन की आवश्यकता है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके स्वच्छ ईंधन के लिए संक्रमण और कोयले पर निर्भरता में कटौती ने रूसी गैस पर निर्भरता को बढ़ा दिया है। इसके अलावा कई यूरोपीय व्यवसायों का भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 में बड़ा निवेश किया गया है। हालांकि वर्तमान स्थिति यह है कि रूस को यूक्रेन के साथ तनाव कम करने के लिए मजबूर करने के संदर्भ में पश्चिम के द्वारा नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का एक सौदेबाजी चिप के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस बहस ने यूरोप के भीतर अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच की कलह को भी खुलकर सामने ला दिया है। इस प्रकार से यदि हम फिलहाल की बात करें तो $11 अरब की यह पाइपलाइन का भविष्य अधर में ही लटकता हुआ दिखाई दे रहा है और भविष्य में इसके संदर्भ में किस प्रकार की गतिविधि होगी, यह देखने वाला विषय होने जा रहा है। दैनिक क्विज के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।